क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एआईबी में नकल कर सकते हैं। एआईबी एक टाइम पास है। नमस्ते। आप सभी का स्वागत है लेड इंडिया टॉक्स के फर्स्ट एपिसोड में। मेरा नाम एडवोकेट प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट और टेक्नो लीगल एडवाइजर। आज के शो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनके साथ हम एआईबीई के बारे में बात करेंगे। एआईबीई एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि हर साल बीसीआई द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं उन्हें कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करना होता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है एआईबीई क्लियर करने से। अगर आप एआईबीई की तैयारी कर रहे हैं तो लेट इंडिया लाया है आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, जिसकी अनाउंसमेंट हम एपिसोड के लास्ट में करेंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एआईबीई की तैयारी कैसे करें, इन सब के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, किन बुक से पढ़ा जाए। इन सारे सवालों के ऑथेंटिक जवाब हम जानेंगे हमारे गेस्ट से। तो चलिए हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं एडवोकेट दीपांशु सोनी। एडवोकेट दीपांशु सोनी सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मैं दे देता हूं, बाकी हम उन्हीं से जानेंगे। दीपांशु सर इंदौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। आप यंग और एनर्जेटिक तो हैं ही, मगर आपने काफी कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपकी पर्सनैलिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि आप हम जैसे नए लॉयर्स को प्रोत्साहन देने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। आज के इस शो के लिए हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट को आपने माना और अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। दीपांशु सर इनिशियली कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। उन्होंने अपने एमकॉम के साथ एलएलबी किया है 2015 में और एलएलएम किया है 2016 में। उनकी स्पेशलिटी है कॉर्पोरेट और आईपी लॉ। आज हम अपने इस शो में दीपांशु सर आपका वेलकम करते हैं। दीपांशु सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स जो AIB 17 में अपीयर हो रहे हैं या फ्यूचर में अपीयर होंगे उनके लिए गाइडेंस दें। सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे AIB की क्या इम्पोर्टेंस है। एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर हमारे लिए सबसे अनिवार्य चीज़ है। जो भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इस प्रोफेशन के लिए बनाए गए हैं, हम उनके लिए बाउंड हैं। पसंद, नापसंद या चॉइस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं। जैसे गाड़ी ड्राइव करने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से एक लॉ ग्रेजुएट को अगर एज एन एडवोकेट किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जो हमें बार काउंसिल से मिलता है और उसी के लिए हमें AIB क्वालिफाई करना होता है। हाँ, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो आपको बार काउंसिल की एग्जाम देने की, AIB क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ये सिर्फ एग्जाम उन्हीं कैंडिडेट्स को देना है जो कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है या किसी रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है, तो उसे मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने की ज़रूरत है। जब एक लॉ ग्रेजुएट 3 या 5 साल यूनिवर्सिटी के एग्जाम देता है, LLB क्लियर करता है, फिर ये AIB की एग्जाम क्वालिफाई करना क्यों जरूरी होता है। देखो प्रणय, ऐसा है, ऑल ओवर इंडिया करीब 1700 लॉ कॉलेजेस हैं और सबका अपना पढ़ाने का अलग तरीका होता है। वैसे तो यूजीसी और बार काउंसिल ने कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की गई है, फिर भी कई कॉलेजेस के तरीकों की वजह से सिलेबस की पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाती। देखा जाए तो एनएलयूज का अपना एक तरीका होता है, डीयू का अपना एक तरीका होता है, और हम अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो उनकी तो आपको पता ही है कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि लॉ फॉर्म्स में जब प्लेसमेंट्स की बात आती है, तो एनएलयूज के, डीयूज के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। हम इस प्रैक्टिस को गलत या उसके डीमेरिट्स मेरिट्स पर बात नहीं करना चाहेंगे। हाँ, पर यह हमें पता है कि ऐसा होता है, तो हमें उसे फॉलो करना होगा। अब बार काउंसिल का यह कहना कि जो भी लॉ ग्रेजुएट्स कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या बार काउंसिल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उन्हें एक ही यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पर हम टेस्ट करेंगे, जिसके लिए हम AIB की एग्जाम कंडक्ट करें और उन्हें एक ही पेडेस्टल से स्टार्ट करने का मौका दें, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना क्रिएट। AIB
की वैलिडिटी को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, एआईबी की वैलिडिटी, इसको कंडक्ट करने का तरीका और इसकी फीस, इन सभी को लेकर कई तरह की पिटिशंस कोर्ट में आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी पिटिशंस को अपने पास ले लिया जो हाई कोर्ट में फाइल हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में काफी समय तक हियरिंग चली, डिवीजन बेंच में ये मैटर पेंडिंग रहा, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। उसके बाद यह मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया है और अभी उस पर डिसीजन आना पेंडिंग है। सो लेट्स वॉच क्या डिसीजन आता है। पर हाँ, अभी की कंडीशन तो यही है कि अगर हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए तो हमें एआईबी क्वालिफाई करना होगा। क्या एआईबी एग्जाम क्वालिफाई करना टफ जॉब है? एआईबी एक टाइम पास है, ऐसा लोग समझते हैं। हाँ, लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि ये एक बहुत टफ एग्जाम है। हाँ, एक मॉडरेट लेवल है इस एग्जाम का, तो हमें कुछ स्टडी करना जरूरी होता है। हाँ, पर एआईबी को हल्के में लेना गलत होगा। मैं ये कहूंगा कि एआईबी को पास करना बहुत आसान भी है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो सर उन प्रिविलेजेस के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यह कोई कंपटीशन नहीं है, यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और आपको पता होता है पहले से कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। कोई कट ऑफ परसेंटेज नहीं है इसमें। दूसरा प्रिविलेज ये है कि यहाँ पर रैंकिंग का कुछ झगड़ा नहीं है, तो आपको ऑल इंडिया रैंक की वजह से जज किया जाए ऐसा भी नहीं है। 40 मार्क लाने वाला और 99 मार्क्स लाने वाला दोनों सेम ही लेवल पर आते हैं। बार काउंसिल के इस एग्जाम का सबसे बढ़िया बात यही है कि यहाँ पर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है वो पास और फेल में किया जाता है। यहाँ पर आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, इससे यहाँ कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आप मॉडरेट एफर्ट करते हैं और 40 मार्क्स ले आते हैं तो भी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। और अगर आप मॉडरेट एफर्ट में अगर बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं तो भी कोई अच्छी ही बात है, मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें ये पता है कि हमको सिर्फ पास होना है, तो उसके लिए ये एक सबसे बड़ा प्रिविलेज है। हाँ, लेकिन इस प्रिविलेज से हम इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हम एफर्ट ही ना करें और हम इतने रिलैक्स्ड हो जाएं कि हम ये भूल जाएं कि 40 मार्क्स लाने हैं या 99 मार्क्स लाने हैं। वैसे तो 40 मार्क्स और 99 मार्क्स में यहाँ पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 39 मार्क्स और 40 मार्क्स में यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की, अगर अगर आपके 39 मार्क्स आए तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम फेल हो जाएंगे और आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरी बात ये कि इसका सिलेबस, इसके सिलेबस में ऐसा तो कुछ नहीं आता जो आपने आपकी लॉ स्टडीज में ना किया। आपने जितना भी कॉलेज में किया है, पढ़ाई की है, 3 इयर्स हो या 5 इयर्स हो, आपने वो सारे एक्ट, सारे लॉ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो इस एग्जाम में आते हैं। ऐसा कोई भी एलियन सब्जेक्ट नहीं है या ऐसा कोई भी उस सिलेबस में सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो अपने इस 5 साल के ड्यूरेशन में। तो यह एक बहुत ही आसान एग्जाम बना देता है इस बात को कि आपका ये जो सिलेबस है वो आपका पूरा पढ़ा हुआ है। जैसे कि मैंने इतने प्रिविलेजेस बताए, तो अगला प्रिविलेज और भी मजेदार है। हम एआईबी में नकल कर सकते हैं। मतलब हम जितने भी बेयर एक्ट्स हैं, जितने भी लॉज हमें इस सिलेबस में हैं, हम उनकी किताबें कैरी कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया तो हम तुरंत से वो बेयर एक्ट ओपन करके उसका आंसर देख के टिक कर सकते हैं हमारे आंसर को। बस एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमें कुछ सेक्शन सब सेक्शंस मेमोराइज रहे, क्योंकि अगर हमें वो नहीं पता होंगे तो हम कैसे ढूंढेंगे कि हमारा आंसर कहाँ मिलेगा। तो यह भी एक बहुत अच्छा प्रिविलेज है और जो इस एग्जाम को बहुत आसान बनाता है। देखा जाए तो यही एकमात्र ऐसी एग्जाम है, जहां तक कि मेरा नॉलेज है, जिसमें कि हम हमारी बुक्स को एग्जाम में कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें हम हमारी बुक्स को एग्जाम सेंटर में कैरी करें और उनसे देख करके हम अपने आंसर्स को लिख सकें। बेयर एक्ट के अलावा कोई दूसरा रेफरेंस मटेरियल भी ले जा सकते हैं क्या हम? 2020 के पहले तक कोई लिमिटेशन नहीं हुआ करता था। हम चाहे जितनी किताब ले जाना चाहें एग्जाम में ले जा सकते थे, लेकिन 2021 के बाद बार काउंसिल ने उसे लिमिट कर दिया और जितना की सिलेबस है अभी इस एग्जाम के लिए, सिर्फ उतने पेरेंट्स ही आप कैरी कर सकते हो। वैसे तो प्रणय, इतना एक्ट को कैरी करना भी हमारा बहुत कुछ पर्पस सॉल्व कर देता है। अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा बुक शेल्फ या जितनी भी किताबें हैं सब ले जाएं, पर हमें यही ना पता हो कि किस एक्ट में कौन सा आंसर मिलेगा, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और उस एग्जाम का पर्पस जो पास होना है तो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी लिमिटेड किताबें हम ले जाते हैं, अगर हम उनमें ही बहुत अच्छे से आंसर्स को ढूंढ सकें तो ही हम उस एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। ये तो सही कहा आपने सर। मगर और भी कुछ प्रिविलेजेस हैं क्या? प्रणय, मेरे हिसाब से पांचवा बहुत ही जबरदस्त प्रिविलेज है।
बहुत सारे एग्जाम्स हमने आज तक दी है, लेकिन इतना अच्छा प्रिविलेज जो इस एग्जाम में मिलता है हमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, वो और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और वो है टाइम ड्यूरेशन का। आज तक हमने जो एग्जाम्स दी है, हम देखते हैं कि हमें उसमें टाइम बहुत कम पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है सिर्फ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय मिलता है 3.5 घंटे का। मतलब देखा जाए तो 210 मिनट, और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 210 मिनट्स, तो बहुत बड़ा समय होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि क्यों हमें ये बुक्स अलाउ की गई है ले जाने के लिए, ताकि हम उस समय का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें और इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। तो ये एक सबसे बड़ा प्रिविलेज है। मतलब बार काउंसिल चाहता है कि आप आसानी से इतने ज्यादा समय में उन सारी किताबों से आंसर्स को ढूंढ करके क्लियर कर सको इस एग्जाम को, और इससे बड़ा प्रिविलेज हमें कहाँ मिल सकता है। हमने देखा होगा क्लैट, जिसको हम क्वालिफाई करके लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, वहां भी हमें इतना समय नहीं मिलता। हमें 120 मिनट्स मिलते हैं सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी हमें बहुत कम पड़ता है। पर यहाँ पर जो हमें समय मिला है ना प्रणय, वो इतना ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। बस आपको एक मॉडरेट लेवल पर तैयारी करके कॉन्फिडेंटली वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट प्रिविलेज की बात करें तो एआईबी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ हमें डरने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है और इस वजह से हम लोग उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम एआईबी की बात करें, तो हम जितना कॉन्फिडेंटली जितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें उतना तो करें ही करें, पर उसके अलावा जो क्वेश्चंस बच गए हैं जिन्हें हम नहीं समझ पा रहे हैं या जिनके आंसर्स हम नहीं जानते कॉन्फिडेंटली, तो हम उन्हें अनअटेम्प्टेड ना छोड़ें। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिंपल प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो 4 में से किसी भी एक की सही होने की गुंजाइश होती है। तो अगर जो क्वेश्चंस हम नहीं कर पा रहे हैं या जिनके आंसर्स हमें नहीं आते हैं, तो हम तुक्का लगा सकते हैं और बहुत आसानी से उन सारे क्वेश्चंस को टिक मार्क कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 4 में से किसी एक के सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% होती है, और अगर हमने 60 क्वेश्चंस को तुक्का मारा तो उसमें से हमें 15 क्वेश्चन सही जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो हमारे लिए बोनस मार्क्स के रूप में हमारे रिजल्ट को और ज्यादा पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रिविलेज है कि यहाँ हम चाहें तो बहुत अच्छे मार्क्स और इजीली एआईबी को क्वालिफाई कर सकते हैं। वाह सर, ये कैलकुलेशन तो आपने बहुत अच्छे से समझा दी, मजा आ गया। लेकिन इतने सारे प्रिविलेजेस के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट अनलकी रह जाए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसके क्या एडिशनल चांसेस और मिलते हैं? हाँ, इस एग्जाम का सातवां और सबसे बड़ा प्रिविलेज यही है कि इसमें ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का बार है और ना ही एज का। जैसे कि एलएलबी करने के लिए भी हमें कोई एज बार नहीं होता। कोई व्यक्ति 50 साल का हो गया हो तो भी एलएलबी के लिए एडमिशन ले सकता है। उसी तरह से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी कोई एज बार नहीं है, और आप कितने भी अटेम्प्ट्स इस एग्जाम को दे सकते हो। कितनी भी बार आप चाहो फेल हो जाओ, आप बार बार इस एग्जाम को दे सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। ये प्रिविलेजेस की बात सुनकर तो हल्का महसूस हो रहा है, मगर फिर भी एग्जाम के लिए तैयारी तो करनी ही है। आप इसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे हमें? प्रणय, ये क्वेश्चन तुमने सबसे इंपॉर्टेंट पूछा है। एग्जाम कितना भी इजी हो, कितने भी प्रिविलेजेस हों, लेकिन एग्जाम को एग्जाम की तरह ही लेना चाहिए। हाँ, मेरा मानना है कि अगर आपने हार्ड वर्क या इंटेंसिव स्टडीज अगर कॉलेज में की है, तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें आपने कॉलेज में नहीं की है, तो आप थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर कॉलेज में आपने सब्जेक्ट्स को प्रॉपर वेटेज नहीं दिया है, तो थोड़ा स्टडी अगर हम अभी कर लें और सब्जेक्ट्स को वेटेज दे दें, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। सर, पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए हमें? प्रणय, अब हम इस लेवल पर तो आ ही गए हैं कि किन सब्जेक्ट्स का स्कोर कितना होता है, उस हिसाब से हम उन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करें। अब अगर हम एआईबी की ही बात करें, तो 7 सब्जेक्ट्स का वेटेज करीब 62 मार्क्स का होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी और सीआरपी, इनका वेटेज 10-10 मार्क्स का है। इसके अलावा आईपीसी, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, इनके वेटेज 8-8 मार्क्स के हैं। इसके अलावा अगर कुछ 2 मार्क्स 4 मार्क्स के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर हम उनमें से आधे भी जो हमारे इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं अगर पढ़ लेते हैं, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें किन किन बुक से तैयारी करनी चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम कर पाए तो बेयर एक्ट्स की थोरो स्टडी ही हमें सक्सेस के काफी करीब ले जा सकती है। किसी अच्छे पब्लिकेशन के बेयर एक्ट्स लें जिनमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ, अगर फिर समय बचता है
तो हम कुछ केसेस की स्टडीज पढ़ लें, कुछ थोड़ा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एक्सप्लोर करें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें ये आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में किस तरह का पैटर्न आता है उन क्वेश्चंस को लेकर के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्टडी में इंक्लूड करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, उन्हें सॉल्व करें, उन्हें प्रैक्टिस करें, तो वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। थैंक यू दीपांशु सर। आज आपने हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के डाउट और मिसकंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इस गाइडेंस से हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का आधा स्ट्रेस ही कम हो गया होगा। आपके एक्सपीरियंस का लाभ एआईबी एस्पिरेंट्स को जो इस साल अपीयर हो रहे हैं या आने वाले साल में अपीयर होंगे, ये लाभ उनको भी मिलेगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं फ्यूचर में भी आप हमें ऐसे ही गाइड करते रहें और हमारे शो पर आकर नई नई जानकारियां दें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के सेशन में जो दीपांशु सर से हमें जानकारियां मिली वो आपके लिए यूजफुल रही होंगी। अब समय है स्टार्टिंग में जो हमने सरप्राइज की बात की थी उसके बारे में जानने का, मगर उससे पहले एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, मैं इंतजार करता हूँ। दोस्तों, लेट इंडिया लाया है एआईबी के प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेशन। यहाँ आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर क्विज फॉर्मेट में। इनको आप टाइम सेटिंग के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं और तुरंत ही आपको दिखेगा आपका स्कोर। वहीं आप आपके सही और गलत जवाब का एनालिसिस कर सकते हैं। इसको लेने के लिए ऑफर प्राइस है 499, मगर आप बहुत ही पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े हैं एंड तक, तो आपके लिए एक एडिशनल डिस्काउंट और 300 रुपीज का। अब आपको एआईबी के प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं 199 में केवल, मगर 300 रुपीज का डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा। कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और स्क्रीन पे भी विजिबल हो ही रहा होगा आपको। इस ऑफर को तुरंत अवेल कर लें क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि आपको एआईबी से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर हमें बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।